हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोगों ने लास्ट टाइम जो एनसीईआरटी पॉलिटी चैप्टर फर्स्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, उसको जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से हम उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये पार्ट 3 है हमारे पॉलिटी के चैप्टर फर्स्ट का, जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। इस चीज़ से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंपली प्रोडक्ट नहीं होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो उसको प्रोड्यूस करती है। सिर्फ उसी का प्रोडक्ट जो है वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो एक ऐसी असेंबली जो इतनी ज्यादा डाइवर्स है, वो इतने अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती अगर उसके बैकग्राउंड में एक जनरल एग्रीमेंट एग्रीमेंट नहीं होता। उन लोगों जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक जनरल एग्रीमेंट नहीं होता कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या जो मेन प्रिंसिपल्स है वो क्या होने चाहिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके बीच में कंसेंसस था, एक जनरल एग्रीमेंट था कि ये प्रिंसिपल्स जो है ये मेन प्रिंसिपल्स हैं और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में होने ही चाहिए। वो सभी लोग उन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स के से एग्री करते थे। इसीलिए जो इतनी डाइवर्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसमें लोग अलग अलग कास्ट, सेक्स, क्रीड के लोग थे, पर फिर भी दे केम टुगेदर एंड दे फंक्शन एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शन सो वेल इन ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मेन कारण एक ये है कि जो जो हमारे जो एक मेन जो प्रिंसिपल्स थे वो पहले से ही डिसाइडेड थे। अब ये जो प्रिंसिपल्स है ये कब डिसाइड हुए? तो बेसिकली ये प्रिंसिपल्स जो हमने जो लॉन्ग स्ट्रगल था हमारा फॉर इंडिपेंडेंस, उसको ये इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते वक्त ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं ये डिसाइड किए गए। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उन्होंने एक कॉन्क्रीट शेप और फॉर्म दिया इन प्रिंसिपल्स को जो फॉर्म हुए थे ड्यूरिंग अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये सारे जो प्रिंसिपल्स इनहेरिट किए थे फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे बेसिकली, जो भी जितने भी हमारे जो भी वो लोग जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट किया, वो उन सब लोगों ने जिन्होंने नेशनलिस्ट जो स्ट्रगल है वो फेस किया, तो उन्होंने ये सारे जो प्रिंसिपल्स है ये उस स्ट्रगल के दौरान इनहेरिट किए। तो बेसिकली ये जो मेन प्रिंसिपल्स थे तो एवरीबडी एग्रीड कि ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे। तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उन्होंने डिबेट किया अबाउट मैनी क्वेश्चन ऑन मैनी क्वेश्चंस जो कि रेलेवेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में। जो शेप है एंड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो इंडिया इंडिया के पास होनी चाहिए, ऐसी वैल्यूज जो हमारा जो गवर्नमेंट है उसको होल्ड करनी चाहिए, ऐसी इनइक्वालिटीज जो हमें ओवरकम करनी है। और मतलब ये जो आंसर्स जो थे जो इन सब डिबेट से जो हमें निकले, उनको जो है हमने फाइनल फॉर्म दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो भी डिबेट से, जो भी उसका डिस्कशन से जो भी कंक्लूजन निकलता था, उसके बेसिस पे उनको उसको हमने फाइनल फॉर्म दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे। और उसके बेसिस पे हमने हमारे जो प्रोविजंस है वो बनाए। अगर हम बात करें कि हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बेस्ट समरी क्या है, जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट से हमने प्रिंसिपल्स गेन किए और उनको अगर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, तो उसकी अगर हम बेस्ट समरी की बात करें तो वो कुछ कोई और नहीं बल्कि वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये जो रेजोल्यूशन है ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो एम है कि उनको क्या क्या टारगेट्स है जो उनको अचीव करना है, क्या क्या किस डायरेक्शन में उनकी पॉलिसी होनी चाहिए, वो सारे एम्स बताता है ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन। और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में मूव किया था इन दी असेंबली। ये जो रिजोल्यूशन है इसके अंदर जो एस्पिरेशंस हैं, जो वैल्यूज है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए वो सारे इंश्राइन की गई है, वो सब लिखा हुआ है इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में।
अगर हम इस रिजोल्यूशन की बात करें, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन दिया है इन इन फंडामेंटल कमिटमेंट्स को, जो कि हमारे रेजोल्यूशन में मेंशन की गई है, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। तो ये जितने भी हमारे जो इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशंस है, इन सबको एक इन सभी को फंडामेंटली जो कमिटमेंट दिया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। जैसे कि ये सब चीजें के बाद इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, तो ये सब हमारे कहीं ना कहीं हमारी फंडामेंटल राइट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर किया है कि वो सारे सिटीजन्स को मिलेगी। और दीज आर दीज आर सो फंडामेंटल। ये जो राइट्स हैं ये बहुत, दीज आर सो फंडामेंटल फॉर एवरी सिटीजन। हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ये सारे जो इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इनकी बात करें तो बहुत ही फंडामेंटल है टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि ये सबको मिलेंगी। अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ एक मेज नहीं है रूल्स एंड प्रोसीजर्स का। ये इसमें सिर्फ रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं लिखे गए हैं, बट एक मॉरल कमिटमेंट भी दे रखा है, लिखा बट एक मॉरल कमिटमेंट भी है कि एक ऐसी गवर्नमेंट को स्टेब्लिश किया जाए जो फुलफिल करे कई जो बहुत सारे प्रोमिसेस हैं जो कि नेशनल मूवमेंट ने held before that the national movement held before the people। मतलब जो नेशनलिस्ट जो स्ट्रगल है उसने कई सारे ऐसे जो प्रोमिसेस हैं जो लोगों को एक मतलब कि हाँ भाई, अगर हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सभी लोग को बराबर का हक मिलेगा, सभी लोग आजाद हो जाएंगे, उनको जो करना है वो कर सकते हैं। Everybody will be free to do what they want, to move from move freely from one place to another। आपके पास राइट टू स्पीच रहेगा, आपको जो बोलना है आप दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं। आपके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस रहेगा, आप जो आपको आपके पास फ्रीडम है कि आप क्या आपको प्रिंट करना है, क्या आपको क्या बुक लिखनी है, आपको जो भी मतलब आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। अगर आप किसी और को हार्म नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं उससे, तो यू आर फ्री टू डू whatever you want। You are free to choose your occupation, you are free to move from one place to another, you are free to फॉर्म एसोसिएशन। तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो हमारा जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल चला उस टाइम पे, ये सारे जो प्रोमिस थे ये कहीं ना कहीं लोगों को किए गए। और उनके दिमाग में जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको ये पता था कि हाँ, अगर हम एक बार हम आजाद हो गए, अगर इंडिया को फ्रीडम मिल गई, तो उसके बाद जो एक नई सरकार बनेगी, वो जो एक नई गवर्नमेंट मिली बनेगी, तो वो हमें आजादी देगी, हमें जो करना है वो करने की। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक मॉरल कमिटमेंट दिया कि एक ऐसी सरकार बन पाए जो ये सारे जो प्रोमिसेस हैं जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के स्ट्रगल के टाइम पे किए गए थे उनको फुलफिल कर पाए वो सारे प्रोमिसेस को। तो अब हम बात करते हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ द मेन जो पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसकी बात करते हैं। तो इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक है। जो इंडिया है वो एक यूनियन होगा ऑफ अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, यानी कि उस टाइम के जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज होंगी, इंडिया के अंदर वो सारी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज आएंगी, इंडियन स्टेट्स आएंगे, और ऐसे अदर पार्ट्स आएंगे ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स के, जो कि तैयार है, जो कि विलिंग है टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। जो यूनियन फॉर्म होने वाला है उसका पार्ट बनने के लिए जो रेडी है, जो चाहते हैं, उन सभी का ये जो इंडिया है उन सबका यूनियन होगा। जो टेरिटरीज जो फॉर्म करी यूनियन को वो ऑटोनॉमस यूनिट्स होंगी, वो उनके पास उनकी खुद की पावर होगी, उनके फंक्शंस होंगे, गवर्नमेंट होंगी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पर सारी पावर्स होंगी उनके पास, पर एक्सेप्ट दोज पावर्स जो कि वेस्टेड है इन द यूनियन। मतलब जो स्पेसिफिकली पावर्स यूनियन को दे रखी हैं उनके अलावा बाकी सारी जो पावर्स है वो जो टेरिटरीज हैं जो यूनियन का हिस्सा होंगी उनको दी जाएगी।
All powers and authority of sovereign and independent India and its constitution shall flow from the people. मतलब जो भी पावर, जो भी अथॉरिटी आ रही है हमारे नेशन के पास, जो भी पावर, जो अथॉरिटी वो डिराइव कर रहा है हमारे हमारा नेशन, तो उसका जो सोर्स है वो पीपल है. मतलब पीपल आर द वन हु आर डिसाइडिंग द पावर, द अथॉरिटी. तो जो मेन सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो पीपल है. तो जो भी पावर है वो फ्लो करेगी फ्रॉम द पीपल. ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. मतलब सभी इंडियन सिटीजन को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाएगा. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वालिटी बिफोर 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 लॉ. फंडामेंटल फ्रीडम्स दिए जाएंगे जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी. मतलब सब कुछ दिया जाएगा बट लॉ के अंतर्गत. और पब्लिक मोरालिटी, अगर आप कोई ऐसा स्टेप लेते हैं, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे जो पब्लिक मोरालिटी है वो हैम्पर हो रही है, तो आपके उस फ्रीडम को जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसको लिमिट किया जाएगा. तो दीज है सबके ऊपर लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस है. जितने भी फंडामेंटल राइट्स, जो भी राइट्स दिए हैं उनके पीछे एक लिमिटेड जो है वो सब्जेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं. पर आपको फ्रीडम दिया जाएगा कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, जो भी ये सब मेंशन है यहाँ पे. जो माइनॉरिटीज, जो बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज या डिप्रेस्ड और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी एडिक्वेट सेफ गार्ड्स. तो माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल एरियाज, उन लोगों को भी जो है वो प्रॉपर सेफ गार्ड जो है, एडिक्वेट सेफ गार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे. तो उनके लिए भी स्टेप्स लिए जाएंगे. जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सॉवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर शैल बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस. मतलब हमारी कंट्री की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और जो हमारे राइट्स हैं हमारे लैंड पे, हमारे सी पे और एयर पे, वो सब आप मेंटेन किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो लॉ, जो सिविलाइज्ड नेशंस जो फॉलो करते हैं वही उसी लॉ के बेसिस पे हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हम फॉलो करेंगे. जो हमारा लैंड है, मतलब हमारा जो नेशन है वो पूरा फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन करेगा टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. मतलब वर्ल्ड पीस को और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड को प्रमोट करने के लिए हमारी कंट्री पूरा कंट्रीब्यूट करेगी. अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स की. जो थर्ड फैक्टर है जो इंश्योर करता है ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैलेंस्ड, जो कि इंश्योर करता है इफेक्टिवनेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट. मतलब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर, अभी फिलहाल हमने लास्ट वीडियो में भी बात की कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव होगा. तो एक जो थर्ड फैक्टर है वो हम बात करने वाले हैं कि जो थर्ड फैक्टर जो इंश्योर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना इफेक्टिव है, वो है बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट. मतलब जो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के वो क्या है, वो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. तो इनका जो बैलेंस अरेंजमेंट है वो डिसाइड करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कितना इफेक्टिव होगा. जो बेसिक प्रिंसिपल है इस दैट कि जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और वो कमिटेड होनी चाहिए कि वो लोगों का जो है वो वेलफेयर करे, उनका भला करे. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने कई बहुत काफी वक्त बिताया है एक ऐसा राइट बैलेंस इवॉल्व करने के लिए. तीनों जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, तो एक राइट बैलेंस जो है वो क्रिएट करने के लिए काफी ज्यादा समय बिताया. इसके कारण जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री एंड द फेडरल अरेंजमेंट, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा गवर्नमेंट और जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव के बीच में ऑन वन हैंड. और वहीं पे क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल अरेंजमेंट भी लिखता है, उसमें फेडरल अरेंजमेंट भी मेंशन्ड है. तो इसका मतलब ये है कि जो पावर है वो डिवाइड की जाएगी बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है.
तो पावर जो है वो हमारी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में भी डिवाइड हो रही है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों में पावर डिवाइड की जा रही है। वहीं पे हमारी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, तो जो पावर है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में भी डिवाइड की हो जाएगी। While evolving the most balanced governmental arrangement, the makers of the Constitution did not hesitate to learn from experiments and experiences of other countries. मतलब हमें एक बैलेंस्ड गवर्नमेंटल अरेंजमेंट्स जो हमें फॉर्म करने थे, तो क्योंकि उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पे कई सारी और कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो चुके थे। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर्स हैं उन्होंने बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं दिखाया उन्होंने कि वो लर्न कर सके, वो सीख सके। जो बाकी कंट्रीज ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस फेस किए, उससे सीखने में उन्होंने कोई भी झिझक नहीं दिखाई। जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कतराया दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी अच्छी चीज बोरो करने में। तो इसीलिए जो it is a testament to their wide learning that they could lay their hands upon an intellectual argument or historical example that was necessary for fulfilling the task in hand. तो इसीलिए उन्होंने जो है वो कई सारे जो प्रोविजंस हैं वो बोरो किए दूसरी कंट्रीज से। क्यों? क्योंकि वो दूसरी कंट्रीज के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनसे लर्न करके उन्होंने जो ऐसे प्रोविजंस जो बाकी कंट्रीज में अच्छे हैं, जो के इंडियन जो हमारा जो नेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो फिट बैठ रहे हैं और वो हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए, सोसाइटी के लिए वो जो है वो बेनिफिशियल है। तो ऐसे जो प्रोविजंस है उनको हमने इनकलकेट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर्स है उन्होंने बोरो कर लिए दूसरी कंट्रीज के वो सारे प्रोविजंस। बट जो एक हम जो इन आइडियाज को बोरो करना एक ये स्लेविश इमिटेशन नहीं था, बट वो उससे कहीं ज्यादा आगे था। मतलब जितने भी प्रोविजन और जो भी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमने अडॉप्ट किए वो डिफेंड हैड टू बी डिफेंडेड ऑन द ग्राउंड्स कि वो सूट कर रहे हैं इंडियन प्रॉब्लम्स एंड एस्पिरेशंस को, मतलब वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ रहे हैं। तो उन्हीं प्रोविजंस को जो है वो हमने अडॉप्ट किया। इंडिया जो है वो एक्सट्रीमली लकी था, एक ऐसी असेंबली थी उसके पास दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग पैरोकियल, मतलब जो कि सिर्फ अपने अंदर ही देख रहा है सिर्फ, और जिसका एक बहुत ही नैरो कंसिडरेशन है, नैरो आउटलुक है। एक पैरोकियल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो पैरोकियल नहीं था, बट इंस्टेड उसका जो आउटलुक था वो एक वाइडर एक वाइडर उसका कंसिडरेशन था, वाइडर आउटलुक था। एक वाइड विजन था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और सॉरी, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने जितने भी बेस्ट अवेलेबल जो प्रोविजंस थे, जो रेगुलेशंस थे, जो लॉज थे, जहाँ पूरी दुनिया से वो सारे इकट्ठे किए। जस्ट इसीलिए क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आउटलुक था वो पैरोकियल नहीं था, वो एक नैरो आउटलुक नहीं था, बल्कि एक वाइडर एक ब्रॉड विजन था उनका। अब जैसे कि ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कुछ कहा है वो हम देखते हैं कि वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी लेट बना, उससे पहले कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे। और जो भी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने जितनी भी पॉसिबल जो न्यू चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाली जा सकती, जो भी न्यू इनोवेशंस किए जा सकते हैं, वो सब के मोस्ट ऑफ द जो थिंग्स थी, जो इनोवेशन थे वो पहले ही कर चुके थे। और कई सारे जो कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो नई नई जो इवॉल्व जो चीजें हैं जो उन्होंने धीमे धीमे लर्न की वो सब डाल चुके थे। तो क्या चीज नई जो बची है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डालनी चाहिए? तो उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सर ने कहा कि इस टाइम पे ऐसा क्या नया है जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकते हैं। द ओनली न्यू थिंग जो अगर कोई है तो सिर्फ वो यही है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेट बना है, अगर तो वो कोई जो न्यू चीज है वो यही है कि जो वेरिएशंस जो कि वो एक ऐसे वेरिएशंस जो वो फ्रेम कर रहा है टू रिमूव द फेलियर्स एंड अकोमोडेट इट टू द नीड्स ऑफ द कंट्री। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो कि रिमूव कर सके जो भी फेलियर्स हैं ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन, और
जो कॉन्स्टिट्यूशन हम फ्रेम कर रहे हैं उसको अकोमोडेट कर सके टू द नीड्स ऑफ आवर कंट्री। सिर्फ यही एक नई चीज हो सकती है। अब यहाँ पे आते हैं जो प्रोविजंस जो बोरो किए गए हैं फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, याद होने चाहिए आपको। जैसे कि ब्रिटिश ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से फर्स्ट पास द पोस्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, और भी कई सारी चीजें जो है हमने अडॉप्ट की हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो ये आप एक बार याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया, कंक्लूजन देख लेते हैं। इट इज अ ट्रिब्यूट टू द विजडम एंड फोरसाइट ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ट्रिब्यूट देना चाहिए हमें कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनका उनका जो विजडम था, उनका जो फोरसाइट था, कि उन्होंने प्रेजेंट किया टू द नेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसने फंडामेंटल वैल्यूज जो है और that enshrined fundamental values and highest aspirations shared by the people। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं हमें, हमें एक मतलब गोल्स एंड एस्पिरेशंस दिए हैं कि गवर्नमेंट इन गोल्स एंड एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए काम कर सके। एक ऐसी सोसाइटी में ऐसे रूल्स लेकर आए जो इन गोल्स और एस्पिरेशंस को अचीव कर सके। This is one of the reasons why this most intricately crafted document has not only survived but become a living reality. When so many other constitutions have perished with the paper they were first written on. अगर हम कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो बिल्कुल भी जो मासेस हैं उनको अपने साथ नहीं लेके जा पाए, उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली उन कॉन्स्टिट्यूशन को, और वो पेरिश हो गए, वो गायब हो गए जिस पेपर पे वो पहली बार लिखे गए थे उस पेपर के साथ। पर अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इतना लंबे समय तक वो सरवाइव कर रहा है, अभी भी वो सरवाइव कर रहा है, और वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ साथ चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स। जो रिक्वायरमेंट्स है, जो नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समय के साथ साथ चेंज कर सकते हैं। वो एक फ्लेक्सिबल और साथ साथ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का मिक्सचर है। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक डॉक्यूमेंट है, जो कि बहुत ही जो देश के जो अलग दुनिया के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है उनके लिए एक एग्जाम्पल बन गया। जैसे कि हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो उसके लिए हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक एग्जाम्पल था, और जो अब जो अगर हम साउथ अफ्रीका की जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो काफी ज्यादा वेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो एक मेन पर्पस था हमारा कि जो जिससे हमने जिस जो बिहाइंड द लॉन्ग सर्च दैट वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 3 इयर्स, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, तो ऑफ कोर्स वो दे आर ऑलमोस्ट 3 इयर्स जो हैं वो हमें लगे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। जो मेन पर्पस था हमारा इतनी लॉन्ग सर्च करने में, जिसने इतना टाइम लगाया, वो यही था कि हम एक राइट बैलेंस स्ट्राइक कर सके बिटवीन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो क्रिएट किए, उन इंस्टीट्यूशंस के बीच में हम एक राइट बैलेंस बना सके। हम एक हैफेजार्ड या टेंटेटिव अरेंजमेंट्स नहीं करें, बट हम मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना सके और हम इस काबिल बन सके कि हम जो है अकोमोडेट कर सके जो लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, वो उनके जो गोल्स हैं उनको अकोमोडेट कर सके फॉर लॉन्ग टाइम टू कम। तो अब हम इन अरेंजमेंट्स के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये हमारा जो चैप्टर है ये खत्म होता है। आई होप यू लाइक्ड माई चैप्टर। और जो सेकंड चैप्टर है उसकी वीडियो हम कुछ ही दिनों में आने वाली है, तो हम आगे आगे करके ये पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे और ये सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए दिस इज इनफ, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।